हेलो एंड नमस्कार। डॉक्टर मनीष है। आज की जो चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और इस पे बहुत गहराई से चर्चा में मेन स्ट्रीम मीडिया में या इवन जो यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं इस पे भी बहुत कम देखता हूँ। या मुझे लगता है कि पता नहीं देश के लोग बहुत लंबे लंबी चर्चाओं से ऊब गए हैं और रील्स का ज़माना है आजकल। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो किसी भी देश के विकास की जो गति होती है उसमें अगर पॉलिटिशियन या इलेक्टोरल जो नेता जिस चीज़ से इलेक्ट करके आते हैं वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं, तो इक्वली इम्पॉर्टेंट वो सर्वेंट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सर्विसेज की अगर बात करूं मैं तो अक्रॉस द ग्लोब अभी जो ज़माना चल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है और टेक्नोक्रेसी का हर जगह जिस तरह से बोलबाला है, और भारत जैसे देश में जब मैं देखता हूँ तो कई बार बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है इसमें ये समवेयर स्लाइटली डिफरेंट दैन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान में थोड़ा ऑर्गेनाइज है तो आर्मी का बोलबाला है, और अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा और ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है तो वहाँ बंदूक का बोलबाला है। और भारत जैसे में देश में जब मैं देखता हूँ तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बोलबाला है। अब ये देश को कितना सर्व कर पा रही है ये तो आप बेहतर बताइएगा, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जाता है कि देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और देश के सारे फंक्शनिंग और देश का जो चक्का है इनसे चल रहा है, अगर ये ना रहें तो देश रहे ना रहे। अभी कितना सही है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, बिकॉज मैंने लॉजिक आज तक बहुत कम सुनी है क्योंकि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो पत्रकारों से ही पहुंचते हैं हमारे पास। और पत्रकारिता कितनी ऑनेस्ट है, कितनी बिकी हुई है, कितने चाटुकार हैं इसमें, ये सब मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस चीज़ को अब कंट्री काफ़ी अच्छे से समझ में गई। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक पे बात करें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का देश के विकास में आज अभी के कॉन्टेक्स्ट में कितना योगदान है, या ये देश के लिए अभी एक बोझ है, या देश के लिए एक आजकल ये जहर साबित हो रही है जो कि विकास को एक तरह से हैम्पर कर रही है, या जो एक साइंटिफिक माइंड है इसकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी सर्विस का ओरिजिन जो है वो हुआ कैसे है। देखिए, जब से ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, लोग समूह में रहना शुरू किए, तब से कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही। पहले वो राजा और कुछ मिनिस्टर और कुछ उनके चुनिंदा लोगों के पास होता था, बाद में थोड़ा वाइड होता गया। लेकिन प्रेजेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म की बात करूं मैं तो ये डायरेक्टली इनहेरिट किया गया है ब्रिटिश एरिया से। बिकॉज जब इंडिया में कंपनी राज ख़त्म हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसके बाद जब डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया, तो तब से ही एक सर्विस लाई गई जिसको अब शायद पता नहीं कितने लोग जानते हैं। उस समय बोलते थे इंडियन सिविल सर्विसेज, जब इंडिया गुलाम था। बाद में उसी को समहाउ थोड़ा चेंजेस करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहा गया। शुरुआत के दौर में जो प्रशासनिक सेवक होते थे वो बेसिकली 3 काम करते थे, बाकी सारी सर्विसेज उनके अंडर नहीं आती थी। उनका मेन काम था जो था, एक तो लॉ एंड ऑर्डर जिसको सपोर्ट करने के लिए पुलिस में सुपरिटेंडेंट होता था उनके पास एक, उसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन, बिकॉज तब टैक्सेशन एक बहुत बड़ा, लैंड टैक्सेशन एक बहुत बड़ा चंक होता था आय का, इनकम का गवर्नमेंट के। तो उसके लिए एक एडिशनल एडीएम जो होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और एक डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स जिसको बोलते हैं, वो ऑफिसर्स होते थे। और एक जुडिशियल पावर भी होता था उस समय, इसीलिए अभी भी डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं।
तो जिला का जो जज होता था वो भी उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता। ये 3 पावर्स मेन थे। बाद में ब्रिटिश राज में ही इस जो मजिस्ट्रियल पावर है उसको सेपरेट कर दिया गया। सिविल के लिए जिला जज बनाया गया और जो क्रिमिनल है उसके लिए जिला और सत्र न्यायाधीश जिसको बोलते हैं आजकल, उस पोस्ट का गठन हुआ। तो बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस ही डीएम का मेनली जो था, मैं ग्रास रूट की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, बाद में हम लोग हायर अथॉरिटीज़ पे भी आएंगे। तो डीएम का मेनली 2 काम रह गया था, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा जो था ये जो अपना लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स। और आज के टाइम आप देखिए कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जितनी भी कमेटीज़ होती हैं, जितना भी कुछ होता है, सबके हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसको खुद नहीं पता कि वो कितनी चीज़ों का हेड है। इतना वर्क प्रेशर है उस आदमी पे कि दुनिया का कोई जीनियस भी अगर आ जाए तो उस चेयर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता वो। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जिससे हो क्या रहा है कि और आप कितने भी जीनियस हो, किसी और बैकग्राउंड से आए हैं, तो अक्सर आप अखबारों में सुनते होंगे कि डीएम साहब भड़के, डीएम ने गाली दी, डीएम ने थप्पड़ मार दिया। और ये पावर का अहंकार इस कदर है कि आपने देखा, बहुत फेमस हुआ था वो इंसिडेंट असम में, जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सम यादव वाज देयर। एक मैरिज हो रही थी, उसमें जो मैरिज में ग्रूम और जो लड़की और लड़के थे दोनों को बहुत मारा, जो पंडित थे उनको मारा, पूरी फैमिली को जलील किया, जबकि उसकी परमिशन उसी बेवकूफ़ ने उसको दी थी। अक्सर आपने रोड पर, सड़कों पर गुंडागर्दी, एडमिनिस्ट्रेटिव गुंडागर्दी आपने देखा होगा। पेशेंट के सिरहाने पे सर पे पैर रख के खड़ा होना, या फालतू की वीडियोस बनाना, सिंघम, और कितना जस्टिफाइड है एक पब्लिक सर्वेंट को इस तरह की वीडियोस बनाना। दैट इज़ मेरे को तो लगता है एक स्लैप है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे, पार्लियामेंट पे और जुडिशियल प्रोसेस पे। इस तरह की हरकतें करना, यूट्यूब पे डालना, लोगों को बेइज्जत करना, अपना ज्ञान बखारना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं, मान लीजिए, सपोज करिए कि हम मान के चलते हैं जनरली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, स्पेशली आईआईटीएंस, बहुत अच्छे दिमाग के लोग होते हैं। अभी तक हिस्ट्री है इंडिया में, मोस्टली लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स ही बनते। आप अपने आसपास देख लिए, स्कूल के सारे टॉपर पहले डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं, शायद ही कुछ लोग आईएएस में जाते हैं। खैर जो भी, बाद में वो आईआईटी में मान लीजिए बच्चा गया, आईआईएम कर लिया, फिर वो आईएएस बन गया। या कोई एम्स का बच्चा, हमारे ज़माने में एम्स में जब मैं मेडिकल तैयारी करता था तो 50 सीटें हुआ करती थी, और एक बच्चा उसमें सपोज़ करो एमबीबीएस करने के बाद उसने अगर कर लिया आईएएस, तो क्या बाकी 49 बेवकूफ़ थे? और ऐसा भी नहीं था कि वो एम्स का नंबर 1 रैंकर था। उसके बाद वही आदमी जब सेक्रेटरी बनता है तो कोई अगर डॉक्टर है उसको इतना जलील, इतनी गालियाँ, नालायक हो तुम, गधे हो तुम। आपने देखा होगा प्रोविंशियल सर्विसेज जो होते हैं, स्टेट के जो इंजीनियरिंग सर्विस है, उसमें कहीं क्या कोई आईआईटी का बच्चा अब दिखता है? क्या अच्छे डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं आना चाहते? आखिर वो जब डॉक्टर्स बने होंगे उनके अंदर भी सर्विस करने की भावना रही होगी, तो आखिर ये चीज़ें क्यों हो गई? इसका कारण ये है कि सारा पावर, सेफ्टी, सिक्योरिटी बाय द टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेट्स ग्रैब करते गए। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली ये या तो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते नहीं, या टेक्निकल बैकग्राउंड से होते भी है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिग्री नहीं होती। सपोज करो कोई आईटी का लड़का एक चला गया बीटेक करके, बट बीटेक इंजीनियरिंग का बेसिक डिग्री है, कोई बहुत बड़ा रिसर्च उसने नहीं किया है अभी। ही इज़ अ, हमारे में एक एमबीबीएस लड़के को कोई खास वैल्यू नहीं दिया जाता, बिकॉज अब उसके बाद एमएसएमडी करना है, एमसीएचडीएम करना, उसके बाद फिर फेलोशिप करना। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और एक एमबीबीएस बच्चा अगर किसी एमसीएच लड़के को, मान लो वो डीएम बन गया और उसने तैयारी नहीं की, एग्ज़ाम नहीं दिया, आईएएस नहीं बन पाया, अब वो किसी हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट सेटअप में, किसी कहीं का एचओडी है, या असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, या प्रोफेसर कहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अब उसको जाके गाली देगा कि मैं तुझे डॉक्टरी सिखा दूंगा, मैं तुझे इंजीनियरिंग सिखा दूंगा। तो
यही कारण है कि बहुत सारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो जो देश को सर्व कर सकते थे, वो गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट नहीं करते या देश छोड़ के चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिस पे कभी चर्चा नहीं होती। आए दिन गुंडागर्दी, एडमिनिस्ट्रेटिव गुंडागर्दी जिसको है, वो की जाती है। सारा फाइनेंशियल पावर, जब ब्रिटिश राज था तो ब्यूरोक्रेट्स के पास फाइनेंशियल पावर नहीं होते, वो सारे पावर टेक्निकल ऑफिसर्स के पास होते थे। इवन जब डिवीजन में असिस्टेंट इंजीनियर भी डीएम को रिपोर्ट नहीं करता था। आज के टाइम में तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्या, चीफ इंजीनियर क्या, इंजीनियरिंग चीफ की, तब के ज़माने में चीफ इंजीनियर ही सेक्रेटरी होता था, उससे बड़ी पोस्ट नहीं होती थी। आजकल तो इंजीनियरिंग चीफ की इतनी हैसियत नहीं है कि डीएम को कुछ कह सके, जबकि वो डिपार्टमेंट का अपने हेड है। डीएम को कोई बात किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से करनी होती तो किसी इंजीनियर से बात नहीं करता है, वो सीधे उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, जो कि आईएएस होता है। आप ये देखिए, आप अगर कहते हैं डेमोक्रेसी में, या मान लीजिए करप्शन को चेक एंड बैलेंस करने की बात होती है कि कोई डॉक्टर्स ने कोई गलती कर दी मान लीजिए, तो उस एक टीम बनेगी जिसमें 1 या 2 डॉक्टर होंगे, बाकी कुछ और डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, ताकि उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जा सके। टेक्निकल मैटर जानने के लिए एक डॉक्टर भी रख लेंगे, बिकॉज मेडिकल फील्ड एक हाईली टेक्निकल फील्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, सभी के हेड आईएएस हैं। आप सबसे ज़्यादा दया तो मुझे आईपीएस ऑफिसर्स पे आती है, क्योंकि वो भी बेचारे आईएएस ही होते हैं एक तरह से, 1-2 नंबर से रह गए, या बहुत सारे लोग तो हायर रैंक के बाद भी इंडियन पुलिस सर्विस ऑप्ट कर लेते हैं, या कई बार आईआरएस भी ऑप्ट करते हैं कुछ लोग। एक डीजी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, इतनी हैसियत नहीं कि एक डीएसपी का ट्रांसफ़र कर सके, बिकॉज वो गस्टेड पोस्ट होता है, तो उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र पोस्ट से सेक्रेटरी करेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। आप समझिए कि डीजी की क्या हैसियत है पुलिसिंग में। ही इज़ अ मियरली ए सर्वेंट। आप चाहते हैं कि एक अच्छा ऑफिसर है, आप उसको वहाँ पुट ऑन करें, बट यू आर नॉट कैपेबल टू डू दिस। वो आपका होम सेक्रेटरी करता है। तो इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही, हेल्थ में भी ऐसा ही है। तो इससे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बार बार गाली खाना कोई भी इज़्ज़तदार आदमी ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। आपने अक्सर देखा होगा, इसके वीडियोस आते रहते हैं कि एसडीएम ने हरकाया। अब पहले तो चलो आईएएस एक होता था, अब तो ये जो प्रोविंशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, वो भी अपने आप को, चूँकि वो उनके चपरासी होते हैं आईएएस ऑफिसर्स के, तो अब आईएएस ऑफिसर्स ने क्या किया, ये काम अब खुद करने की जगह अपने सबॉर्डिनेट से कराते हैं, ताकि उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, उसको नीचा दिखा, बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि दैट पर्सन इज़ जीनियस। इसीलिए अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट सेटअप में काम नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इससे क्या होता है कि अच्छे लोगों की पूरी गवर्नमेंट सेटअप में कमी हो गई है। और चूँकि ये ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते भी हैं, उनकी टेक्निकलिटी बहुत बहुत नेसेंट स्टेज में होती है, बहुत ही आरंभिक अवस्था में होती है। तो वो अपने जो पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, उनकी हर बात मानने को मजबूर है। क्यों? उनको लात मार के हटा देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके रहने न रहने से, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग नथिंग, ही इज़ जस्ट ओबेइंग हिज मास्टर ऑर्डर। जो उसके मास्टर का जो ऑर्डर है वो ओबे कर रहा है, बिकॉज काम तो नीचे के लोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों? तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी जो राइट चैनल से देश को लग सकती थी, देश के डेवलपमेंट में जा सकती थी, वो जा नहीं पा रही है। और इस चीज़ का रिफॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचिए कि सारे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट किसी स्टेट में या सेंटर में हैं, सबके डिपार्टमेंट के हेड आईएएस हैं। यहाँ तक कि एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पहले उसके इंजीनियर्स होते थे, वो भी नहीं, उनके हेड भी आजकल आईएएस बनाए जा रहे हैं। एक रेलवे बच गया है ले दे के, जिसमें अभी भी टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग जा रहे हैं, उसमें भी इंटरफेरेंस की बहुत कोशिशें की जाती हैं। तो अब ये सोचिए कि अगर एक आईएएस ऑफिसर करप्शन करेगा तो उसकी जांच कौन कर रहा है, उसका हेड कौन है उस डिपार्टमेंट का, वो भी आईएएस ऑफिसर। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि एक ही, मतलब इंजीनियर्स अगर हैं तो सारे उस डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स नहीं होने चाहिए, ताकि क्योंकि वो एक दूसरे को सेव करें। तो सारे अगर हेड आईएएस ऑफिसर होंगे तो करप्शन को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? हालांकि अब ये ऐसा हो गया है कि आपस में एक तरह का मर्जर हो गया,
तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स मिल गए हैं और देश के सारे संसाधनों पे एक तरह से इनका कब्जा हो गया है और आम जनता रो रही है। इस चीज़ को बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कितना अर्जेंट है इस देश को सही, बिकॉज मैं मानता हूँ बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत ऑनेस्ट होते हैं और दे रियली वांट टू डू समथिंग फॉर देयर पीपल। रियली आई हैव सीन, पहले मेरा जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा मानना था कि मोस्टली पॉलिटिशियन सारे करप्ट ही होते हैं, बट व्हेन आई कम टू इन पब्लिक लाइफ आई अंडरस्टैंड कि उनकी अपने कितनी कंपल्शंस होती हैं और उनको अल्टीमेटली पीपल को फेस करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नॉट वेरी इजी वन। कुछ ब्यूरोक्रेट्स पोस्ट रिटायरमेंट इस जॉब को कर रहे हैं, मतलब कि पॉलिटिशियन बन के, और दे नो इट कि कितना डिफ़िकल्ट है पब्लिक को फेस करना, और वो चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट हो, लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं है। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अब इस पावर को ऐसे ग्रैब करके रखा है कि एक्सेप्ट सीएम किसी स्टेट के अंदर किसी पॉलिटिशियन की कोई हैसियत ही नहीं है, और सीएम के 2-4 चमचे मान लो, उसके अलावा पूरी स्टेट मशीनरी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा फाइनेंस, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक तरह से इस देश पे पूरा कब्जा है, और उनके चाटुकार पत्रकार जो इनको सिंघम, ऑनेस्ट, आप देखिए जितने करप्शन के बड़े मामले आते हैं वो किस पे हैं? सारे एस ऑफिसर पे। आखिर ऐसा क्या पढ़ाया जाता है इनको लबासना मसूरी में कि ये लोग सारे एकदम ऑनेस्ट दिखाए जाते हैं और बाकी सारे चोर हैं? तो क्या सरकार जानबूझ के ऐसा करती है कि बाकियों को चोर रहने दो, आईएएस ऑफिसर को ऑनेस्ट बनाओ? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इस देश की जनता को ये सोचना होगा कि जब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा नाम की ये चीज़ आपके देश में रहेगी, तब तक ट्रू डेमोक्रेसी कभी आ ही नहीं सकती। न सिर्फ ये लोग करप्शन करते हैं, बल्कि नीचे के लोगों से करप्शन कराते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पैसा ये खुद रखते हैं, कुछ चंक ये फाइनेंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आज के टाइम में जांच हो जाए तो 5000 के आसपास जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के उसमें 98% जेल चले जाएंगे। तो आप इस चीज़ों पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा। किसी के पीछे ऐसी जयकारा लगाने से शायद इस देश का भला होगा नहीं। आप लोग समझदार हैं। थैंक यू।